नमस्कार, मैं अमित कुमार और इस वक्त हम बैठे हुए हैं गोविंद दास जी के साथ। नमस्ते। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इसलिए मैं इनसे खुद जानना चाहूँगा। गोविंद दास जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं सिंगरौली के माटी का लाल हूँ और मेरी मातृभूमि है सिंगरौली, और अब मैं सिंगरौली को अपनी कर्म भूमि बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा सबसे अच्छा और बेहतर परिचय है। सिंगरौली का बेटा हूँ और सिंगरौली में आकर जो मेरे अनुभव रहे हैं, कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार में परामर्शदाता के पद में काम करते हुए, 4 राज्यों का नोडल ऑफिसर होते हुए, एक पर्यावरणविद होते हुए मैंने किताबें लिखी हैं। तो कौशल विकास का अनुभव, पर्यावरण का अनुभव अपने साथ लेकर आया हूँ और अपनी मातृभूमि को अब मैं अपनी कर्म भूमि बनाने जा रहा हूँ। आपने जैसे अपने परिचय में बताया, आप कौशल विकास के परामर्शदाता रहे और एक पर्यावरणविद रहे। इन दोनों पे ही हम आते हैं। सिंगरौली में तमाम कंपनियां होने के बावजूद भी यहाँ के युवाओं को कौशल के नाम पे छांट दिया जाता है, ऐसा क्यों? जी, आपको रोज़गार तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप रोज़गार करने के लायक ना बन जाएं। इसको समझने की आवश्यकता है। जो कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिसके ऊपर ट्रेनिंग में काम सिखाने के लिए खर्च करना पड़े। कंपनियां चाहती हैं कि जितने कम से कम पैसे पर हम चयन कर सकें, उसके बाद जिस व्यक्ति को वो चयन कर रहे हैं उसको काम सिखाने में कम से कम खर्च हो सके या ज़ीरो खर्च हो सके। कंपनियों का ये मकसद होता है कि किसी को भी चयन कर लिया गया है तो वह पहले सेकंड से जाने कि उसको क्या काम करना है और वो काम कैसे करना है। आप एक पर्यावरणविद भी हैं। सिंगरौली एक क्रिटिकल जोन के तौर पे जाना जाता है और आपसे मैं जानना चाहूँगा जी, ऐसी क्या मतलब भौतिक मूलभूत कारण है जो सिंगरौली में इतना पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है? सिंगरौली एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां 2 महारत्न कंपनियां हैं, एनटीपीसी, एनसीएल है, और यहां पर 309 कंपनियां बताई जाती हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत सरकार के डेटाबेस में मौजूद है। यहाँ पर जो भी स्थान माइनिंग के लिए जाना जाता है वहाँ पर प्रदूषण रहेगा, परंतु इस प्रदूषण को मैनेज किया जा सकता है, इसका उचित प्रबंधन किया जा सकता है। एनसीएल और एनटीपीसी अपने आप को दावा करते हैं कि उनका एनवायरमेंटल ऑडिट होता है और वो उस ऑडिट के तहत उसमें वो एक उचित स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे एनसीएल का जो ऑडिटर है वो DNV है, उसी प्रकार एनटीपीसी का भी कोई ऑडिटर होगा। तो जब ये थर्ड पार्टी से ऑडिट कराते हैं तो उस ऑडिट में ये निकल के आता है कि ये इन कंपनीज़ ने, यानी कि एनसीएल, एनटीपीसी ने पर्यावरण को बचाने के लिए या माइनिंग एक्टिविटी से होने वाले पर्यावरण का नुकसान को बचाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं वे परिपूर्ण हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी माइनिंग इलाके में प्रदूषण का केवल प्रबंधन किया जा सकता है, उसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, पहली बात। अब प्रबंधन भी उचित प्रबंधन हो तो उस क्षेत्र की जो हवा है वो गैस चैम्बर में तब्दील नहीं होगी अगर उचित प्रबंधन होगा। सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इतनी सारी एक्सप्लोसिव कंपनियाँ हैं जो करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती हैं सिंगरौली की धरती में, परंतु जब बात आती है प्रबंधन की, जो उनके कंपनी से जितना प्रदूषण निकलता होगा उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो रीजनल पॉल्यूशन बोर्ड है मध्य प्रदेश सरकार का, उन्होंने भी कभी ये डेटा जारी नहीं किया कि सिंगरौली की जो एक्सप्लोसिव कंपनी है, बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं या अन्य कंपनियां हैं, वो कितना
प्रदूषण करती हैं। इसका कोई ऑडिट नहीं होता, इसकी कोई जांच नहीं होती है। जो एनओसी दी जाती है वो भी स्पष्ट नहीं है कि वो एनओसी किन शर्तों पे दी जाती है, और उस एनओसी में जो शर्तें दी गई हैं उसका पालन वो कंपनियां करती हैं या नहीं करती। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर ऑडिट हो रहा होता, पर्यावरण का ऑडिट हो रहा होता जो बारूदी कंपनियां हैं उनका, तो निश्चित तौर पर हम सभी को ये मालूम होता कि वो कितना प्रदूषण कर रहे हैं और उस प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। यहाँ तक कि जो रीजनल पॉल्यूशन बोर्ड है मध्य प्रदेश सरकार का, उनको भी जानकारी नहीं है। यहाँ का पॉल्यूशन के मुद्दे विदेश तक में उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कोई पॉल्यूशन के लिए मुद्दे नहीं उठाए जाते, ऐसा क्यों? देखिए, ये जहाँ ये धंधा है पर गंदा है, सबको मुनाफे की पड़ी है, पर्यावरण के विषय में कोई सोचना नहीं चाहता। पर मैं सभी को आगाह करना चाहूँगा एक पर्यावरणविद होने के नाते कि प्रकृति का जो धैर्य है वो अनंत नहीं है। जिस दिन धरती का धैर्य छूटेगा उस दिन प्रलय होगा, और जब प्रलय होगा तो उसमें से जो सबसे मजबूत कड़ी होगा वही बचता है, बाकी सब विध्वंस के आग में झुलस जाते हैं। सिंगरौली एक औद्योगिक क्षेत्र है, माइनिंग हो रही है, बिजली उत्पादन हो रहा है, बारूद बनाए जा रहे हैं, तो हम सभी की जिम्मेदारी है, और खासकर कारखानों के जो मालिक हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पहले इस बात को जाहिर करें कि उनके कंपनी से कितना पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन को, उस प्रदूषण को की रोकथाम के लिए वो कौन से कदम उठाते हैं। क्योंकि सिंगरौली की जनता केवल अनभिज्ञ है इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि वो भोली भाली जनता है, उसको नहीं मालूम कि प्रदूषण रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, प्रदूषण के मापदंड क्या हो सकते हैं, उनको नहीं मालूम। तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जो तमाम कंपनियां हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी कंपनी से होने वाले प्रदूषण की जिम्मेदारी लें और लोगों को अवगत कराएं कि वो कितना प्रदूषण करते हैं और उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। अभी वर्तमान में आप एक प्रत्याशी भी हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। किसी भी स्थानीय प्रत्याशी के द्वारा प्रदूषण के मामले पे कोई भी एक शब्द तक नहीं बोला गया। देखिए, जब आपके मन में केवल लालच हो कि राजनीति को आप एक दुधारू गाय जैसा समझ लें कि जब सुबह जो है 2 लीटर दे देगी, शाम को 2 लीटर दे देगी, तो हमारा जो है काम चलता रहेगा और कई दिनों तक, कई सालों तक चलता रहेगा। तो राजनीति को जब आप सेवा के नज़रों से नहीं देखते तो फिर राजनीति क्या हो जाती है, वह गंदगी हो जाती है। तो जो भी आप सिंगरौली क्या पूरे प्रदेश में आप जो देख रहे हैं कि राजनीति का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है कि उसमें सेवा भावना तो कतई नहीं बची है, बल्कि इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, इतना लालच बढ़ चुका है, गुंडागर्दी, मुनाफाखोरी, हफ्ताखोरी, सब तरह के दुर्गुण राजनीति में आ चुके हैं। जो नेता हैं वो भी सफ़ेद कुर्ता और केवल इस मायने से पहनते हैं कि हमें कभी टिकट मिल जाएगी, कभी हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम जितने दिन चप्पल घिसे हैं उसका पूरा हम मुआवजा अपने आप को सत्ता में बैठते ही दे देंगे। इसीलिए तो देखिए राजनीति कितनी महंगी हो गई है। मैं जब सड़क पर उतरता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मैं उन सबको कहता हूँ कि ना मैं करोड़पति हूँ, ना मैं लखपति हूँ, आपका सिंगरौली मातृभूमि है मेरी, इसको कर्म भूमि बनाने जा रहा हूँ और सिंगरौली का बेटा हूँ। तो एक बेटा करोड़पति, लखपति तो तभी हो सकता है जब उसको जो है या तो वो बहुत बड़े कंपनी में काम करता हो या सरकार में काम करता हो, बहुत बड़े पद में, या बहुत बड़ा बिजनेस करता हो। मैं एक मामूली सा सलाहकार रहा हूँ और अब मैं सिंगरौली का सेवादार बनने आया हूँ, सेवक बनने आया हूँ। आप सबसे निवेदन है कि मेरे पास जो प्रतिभा है, जो मेरे पास अनुभव है कौशल विकास का, पर्यावरण का, उसके माध्यम से मैं सिंगरौली की जनता का सेवा करने आया हूँ। और
इससे ज़्यादा और क्या बोलूं, अभी चुनाव आ रहे हैं, घर घर आऊँगा। सिंगरौली में 44,683 घर हैं, प्रत्येक दरवाजे में आऊँगा, प्रत्येक दरवाजे में हाथ जोड़ूंगा कि अपने बेटे को एक बार मौका दीजिए। 20 सालों से आपने एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति को आपने एमएलए विधायक माना है। इस बार जो है अपने बेटे को मानिए, बेटे को मौका दीजिए। वो आपका सेवक बनने आया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी शंका की गुंजाइश है कि ये उड़न खटोला से आया है और जीत गया तो विधायक, नहीं जीता तो फिर बैठेगा उड़न खटोला में और चल देगा। ये मेरी मातृभूमि है, रिज़ाइन करके आया हूँ और सब चीज़ दांव पे लगा के आया हूँ। मैं भी सड़क पे ही खड़ा हूँ और इसीलिए चल के सड़क पर मैं उन तमाम गलियों और दरवाज़ों में पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि गोविंद दास को स्वीकार कीजिए और भारी मतों से विजयी बनाकर आप गोविंद दास को आपका सेवादार होने का सौभाग्य दीजिए। धन्यवाद गोविंद दास जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया।